अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायोलॉजी विद मेडिको क्लास मैट्रिक चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंजेस। उसका हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आज हम 1.3 गैस एक्सचेंज इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं। पहले हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस पढ़ लिया था और स्टोमेटा का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और आज हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो लाइक प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स डू एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि गैसेस को एक्सचेंज करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, माहौल के साथ, तो उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो फूड से एनर्जी को ऑब्टेन कर सके। सो ये जो है वो ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गिवन आउट कर देते हैं। सो ये गैसेस को, इस प्रोसेस को हम गैस एक्सचेंज का नाम देते हैं। ये जो गैस एक्सचेंज है वो डायरेक्टली रेस्पिरेशन से लिंक करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हम कह रहे हैं, फूड से हमें एनर्जी मिलती है, तो वो हमारा किससे लिंक करता है? डायरेक्टली गैस एक्सचेंज को हमारे साथ रेस्पिरेशन का करता है। ठीक है, सो now the respiratory medium for aquatic animals in water, whereas for the terrestrial animals is air. मीडियम क्या होता है? एक स्पेस होता है, एक रास्ता होता है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा जो मीडियम है वो है एयर। ठीक है, अगर हम स्पेस में चल जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ मीडियम होता है, वहाँ पे भी मीडियम होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भी मीडियम है, तभी जो है वो वॉइस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो यहाँ पे रिस्पिरेटरी मीडियम की बात की गई है कि एक्वेटिक का जो मीडियम होता है एक्वेटिक एनिमल्स का, वो वाटर के अंदर होता है। क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब होता है कि जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, जानवर हैं। अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, जो कि वो एयर से जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। एयर से, वो वाटर से करे थे, वो टेरेस्ट्रियल जो है वो एयर से करेंगे। तो हमारे पास एक ऑक्सीजन मोलिकुलर ऑक्सीजन है जो कि हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन वो एयर के अंदर 21% होता है। अगर हम वाटर की बात करें तो वो 5% मौजूद होता है। ठीक है, अगर हम बात करें गैस एक्सचेंज की, तो एनिमल्स जो हैं वो एनिमल्स के पास एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस होती है, जिनके थ्रू वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि जिसके पास एक पर्टिकुलर सिस्टम नहीं होता है, उसको गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए पर्टिकुलर सिस्टम नहीं होता है इनको, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। तो वो क्या करते हैं? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उसके थ्रू जो है वो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो किसी को एक्सचेंज करते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक प्रोटोजोआ हो गया हमारे पास, और एक हमारे पास आ जाते हैं पैरामीशियम, यूग्लिना। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी यूनिसेलुलर में आ जाती हैं, जो कि गैसेस को एक्सचेंज करती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, वो नहीं होता है, लेकिन क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन वो जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे वो काम करते हैं। अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर एनिमल्स की, तो उनकी बॉडी में एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, इंटरनल सरफेस में होता है इनका एक पर्टिकुलर सिस्टम, जिसके वहाँ पे वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। एक पर्टिकुलर सिस्टम मीन्स कि उनके पास एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है जिसको हम नाम देते हैं लंग्स का। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर लंग्स एक ऑर्गन है जहाँ पे वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। तो लंग्स जो है वो बहुत सारे अल्विलाई से मिलके बना होता है, तो वो अल्विलाई बहुत सारे मिलके जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस को बनाते हैं। ठीक है, तो वो मल्टीसेलुलर एनिमल्स में वो लंग्स के अंदर जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस के काम के तौर पे वो काम करते हैं। ठीक है, कौन? मल्टीसेलुलर एनिमल्स जो है गैस एक्सचेंज कहाँ पे करते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस में, वो है हमारे पास लंग्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस वो जहाँ पे गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है, तो वो कैसी होनी चाहिए? उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी खासियत कैसी होनी चाहिए कि वहाँ पे वो गैसेस को एक्सचेंज कर सकें? वो थिन होनी चाहिए। क्या? पतली होनी चाहिए। फर्स्ट चीज़ हमारे पास ये आ गई कि वो थिन होनी चाहिए। वेट, वो मॉइस्ट होनी चाहिए। मॉइस्चर, वो गीली या फिर नमी उसमें होनी चाहिए, गीला होना चाहिए, गीलापन होना चाहिए। वो वेट होनी चाहिए। 3, परमिएबल होनी चाहिए। परमिएबल मीन्स कि वो हर चीज़ को ज़्यादा दे कि अब वो अंदर आ सके। वो
हर गैसेस को इजाज़त दे कि वो गैसेस जितनी भी है वो अंदर आ सकती हैं, वो बाहर जा सकती हैं, वो हर चीज़ को इजाज़त देता है। कौन? रेस्पिरेटरी सरफेस परमिएबल होता है। एक और टर्म हमारे पास होती है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि वो कुछ चीज़ों को इजाज़त दे, उसकी मर्ज़ी है कि वो गैसेस को आने दे या गैसेस को इंटर ना होने दे, आने दे या फिर ना आने दे। एक और टर्म आती है इसके अंदर ही, वो होती है हमारे पास इम्परमेबल, जो किसी भी चीज़ को, किसी भी कंपोनेंट को अंदर आने की इजाज़त नहीं देती है। इसका अपोजिट ही है। फोर्थ हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पे, लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अब क्या है कि जो बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, उसका जो वॉल्यूम है ना, उसके वॉल्यूम से, उसके वॉल्यूम के मुकाबले से रेस्पिरेटरी सरफेस का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होना चाहिए। ये 4 पॉइंट है हमारी। ये रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो हमारी जितनी बॉडी है, हमें लगता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो है वो सिस्टम पाया जाता है वो छोटा होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे क्या है कि बॉडी हमारी भले ही बाहर से बड़ी है, लेकिन अगर हम रेस्पिरेटरी सरफेस से रिलेशन करते हैं तो रेस्पिरेटरी सरफेस की एरिया या फिर वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास लार्ज होता है, किसके मुकाबले में? हमारी ह्यूमन की बॉडी के मुकाबले में। अब है प्रोपोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो इट मस्ट बी सफिशिएंटली लार्ज इनफ टू एक्सचेंज गैसेस फॉर ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो ये हमारे पास एक सरफेस है जो कि हमने कहा कि वो लार्ज होता है, तो ये लार्ज सरफेस जो है वो भी जो है वो काफ़ी होता है गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए हर बॉडी के सेल के अंदर। मिसाल के तौर पे बात करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया हमारे पास होता है रेस्पिरेटरी सरफेस का, और अगर हम ह्यूमन बॉडी का बात करें, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के साइज़ की बात करें और अगर रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी का जो वॉल्यूम होता है उससे 20 टाइम्स जो है वो 20 कितने यहाँ पे बताया गया है, ये जो है वो 20 टाइम्स जो है वो बड़ा होना चाहिए। क्या? रेस्पिरेटरी सरफेस। सही है। रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो उसका वॉल्यूम, उसका एरिया बड़ा होना चाहिए, किसके मुकाबले में? बॉडी के एरिया के मुकाबले में। और कितना बड़ा होना चाहिए? 20। यहाँ पे ये 20 जो है वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। सही है। अब रेस्पिरेटरी सरफेस है, सरफेसेस, लार्ज सरफेस एरिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एन इंक्रीज सरफेस फॉर गैस एक्सचेंज अलाउज अ फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास लार्ज सरफेस एरिया हुआ, मीन्स के रेस्पिरेटरी सरफेस का अगर हमारे पास लार्ज सरफेस एरिया हुआ तो क्या होगा? गैस एक्सचेंज जो है वो उसका रेट जो है वो फास्ट हो जाएगा। रेट मीन्स के हमारे पास क्या है यहाँ पे ये स्पीड का नाम देते हैं, ठीक है। तो रेट का मतलब स्पीड। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डिफ्यूजन की जो स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी, फास्टर होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों फास्टर होगी? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया हमारे पास ज़्यादा है, इंक्रीज़ है, तो यहाँ पे क्या होगा? डिफ्यूजन का रेट जो है वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा कैसे? वो बताया, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। क्या करेंगे ज़्यादा करके? ये सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर और रिमूव करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर आउट कर देंगे, ठीक है। अब इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू कंपनसेट फॉर द स्मॉल सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो ऑफ द एनिमल बॉडी। यहाँ पे क्या बात करें कि यहाँ पे कंपेयर करें, ठीक है, कंपनसेट के मुकाबला करें कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो बड़ा होता है हमारी एनिमल बॉडी से। अल्वियलस एक सिंगुलर होता है, ठीक है, अल्वियलस हमारे पास ये जो नाम देते हैं हम सिंगुलर का, और अल्वियलाई जो होता है वो हमारे पास होता है प्लूरल। तो अगर हम एक अल्वियलस की बात करें तो वो छोटा होता है एनिमल बॉडी से। अगर हम बात करें अल्वियलाई की तो बहुत सारे अल्वियलाई मिलके जो हैं वो एक रेस्पिरेटरी सरफेस बनाते हैं। यहाँ पे बात की गई, ये जो है वो हमारे पास एक अल्वियलाई है, छोटा सा एक। अगर सारे अल्वियलाई मिला दें तो बहुत सारे एक रेस्पिरेटरी सरफेस बन रहा है। तो वो जो रेस्पिरेटरी सरफेस बन रहा है वो हमारी एनिमल बॉडी से ज़्यादा है। हम कह रहे हैं कि वो छोटा है क्योंकि हमारे अंदर बैठ जाता है, लेकिन नहीं, अगर हम उनको निकाल के देखेंगे तो एनिमल बॉडी से ज़्यादा जो है वो सरफेस एरिया किसका है? हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस का है। अगर हम बात करें इसके साइज़ की, इसके अल्वियलाई के साइज़ की, तो अल्वियलाई के साइज़ जो है वो हमारे पास कितना होता है? 200 माइक्रोमीटर टू 500 माइक्रोमीटर इन अ डायमीटर। क्या बात करें? इन अ डायमीटर। अगर हम रेस्पिरेटरी सरफेस की बात करें एक अल्वियलाई की या फिर बहुत सारे अल्वियलाई की, तो उनका जो रेस्पिरेटरी सरफेस होगा वो हमारे पास कितना होगा? 70 to 100 जो है वो मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। बहुत सारे अल्वियलाई के सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, ठीक है।
यहाँ पे फिगर दी गई है, तो फिगर में बताया गया है यहाँ पे बस अल्विलाई को शो किया गया है, ठीक है। वो कहाँ पे पाया जाता है, लंग्स के अंदर एक अल्विलाई को शो किया गया है। ये बहुत सारे अल्विलाई होते हैं। यहाँ पे ये ब्रोंकाई है और फिर ये ब्रोंक्यूल्स है। ये जो चीज़ है वो कैपिलरीज है, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की थी कि जितना भी हमारे पास अल्विलाई होता है उनके ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती है। क्यों ब्लड कैपिलरीज होती है? ताकि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रही है कहाँ पे, अल्विलाई में, ताकि वो जो है डायरेक्टली ब्लड में सप्लाई हो सके। तो ये टॉपिक था हमारा लार्ज सरफेस एरिया का। अब हम बात करते हैं गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। वो हमारे पास था एनिमल्स, अब हम ह्यूमंस की बात करते हैं। तो इन अ ह्यूमन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। अब अगर हम इंसान की बात करें तो उसमें एक ही प्रोसेस होता है, रिस्पायरेशन। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास रिस्पायरेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व है ब्रीथिंग है, गैस एक्सचेंज, सेलुलर रिस्पायरेशन। ब्रीथिंग क्या होता है कि ब्रीथिंग का मतलब है कि ऑक्सीजन का इनहेल होना और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल होना, वो हमारे पास ब्रीथिंग कहलाता है। अगर हम गैस एक्सचेंज की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन जहाँ पे हम इनहेल करें तो वो ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज में कहाँ जाएगी, ब्लड में ट्रांसफ्यूज हो जाएगी। वो गैसेज ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में भेज दी जाएगी, वो ट्रांसफ़र की जाएगी ब्लड के अंदर। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है कि वही ऑक्सीजन जो ब्लड में ट्रांसफ़र की गई थी, तो वही ऑक्सीजन जो है वो अब क्या बनेगी, एटीपी एनर्जी की फॉर्म में बनेगी। उसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का नाम दिया गया है, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर। लाइक अदर टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, जो कि बहुत सारे ज़मीनी पे रहने वाले वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी जिनके पास होती है, तो और रिस्पायरेटरी सरफेस इज लोकेटेड इनसाइड द बॉडी। तो उनके पास जो रिस्पायरेटरी सरफेस होता है वो बॉडी के अंदर पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अल्विला कंटेन द पेयर ऑफ ऑर्गन। मैंने आपको भी बताया कि लंग्स जो है बहुत सारे अल्विला से मिलकर बना होता है। तो अल्विला जो होता है बॉडी के अंदर लोकेटेड किया जाता है कौन से ऑर्गन के अंदर, ऑर्गन हमारे पास लंग्स है। लंग्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, किसके, 2 पेयर्ड होते हैं। एक जो है वो यहाँ पे राइट साइड पे होता है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हमारे लेफ़्ट साइड पे होता है, ठीक है। उनकी शेप कुछ इस तरह से होती है, सही है, थोड़ा सा टेढ़ी बन के है। तो इस तरह से शेप होती है, एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है, तो ये 2 होते हैं और बीच में जो है वो हार्ट पाई जाती है। हम इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। तो हार्ट होती है मौजूद और साइड पे लंग्स होते हैं, 2 पेयर होते हैं इनके। तो इनमें बहुत सारे अल्विलाई होते हैं, उनको कवर कौन करता है, रिब्स करते हैं। वो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा एक लंग्स का टॉपिक है, यहाँ पे आगे आ रहा है, यहाँ पे है ये रहा, यह हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स भी नोट आउट कर लिए हैं आपकी इजी के लिए, क्योंकि अर्ली फिर आपको शायद समझना आए, ठीक है। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर लंग्स 2 होते हैं, ठीक है। तो कैरिड इनसाइड थोरेसिक कैविटी एंड एयर पैसेजवेज। एयर पैसेजवे यहाँ पे डायग्राम दी गई है। एयर पैसेजवे यहाँ नोज से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से नोज से स्टार्ट होता है, ये एयर पैसेजवे है, ठीक है। ये 2 लंग्स है, ये हार्ट है। तो यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक ये हमारे पास थोरेसिक कैविटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, थोरेसिक कैविटी, जिस और हमारे पास एयर पैसेज भी ये, और यहाँ पे थोरेसिक कैविटी है जिसको हमने चेस्ट का नाम दिया है। तो ये जो चीज़ होती है हमारे पास लंग्स जो है वो यहाँ पे लुकट के जाते हैं, कह रहे हैं कि ये हमारे पास थोरेसिक कैविटी होती है और नीचे हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी होती है, वो दूसरी होती है जहाँ पे स्टमक वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास थोरेसिक कैविटी ये होती है पूरी बैक तक, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर जो है वो लंग्स पाए जाते हैं, 2 लंग्स हैं पेयर्ड में। अब लंग्स क्या है, ईच लंग इज सॉफ्ट नरम होते हैं, स्पंजी मीन्स के नरम होते हैं, और पिंकिश इन कलर अपीरेंस, उनका कलर जो है वो पिंकिश होता है। वैसे हम कहते हैं कभी कभार रेडिश भी होता है, लेकिन बुक में पिंकिश है तो आप यही जो है वो याद कीजिए, पढ़िए। पिंकिश होता है इनका इन अपीरेंस में अगर देखें तो वो पिंकिश होता है। ये तो हमारे पास ब्लैक बुक है तो हमारे ब्लैक नज़र आ रहा है, कोई बात नहीं, होता पिंकिश है यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ रैप्ड इनटू 2 पिलुलर मेम्ब्रेन। पिलुलर मेम्ब्रेन जो होती है हमारे पास 2 मेम्ब्रेन से मिलके बनी होती है, 2 पिल्यूरा से मिलके बनी होती है, ठीक है।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे पिलुरल मेम्ब्रा की। तो वो दो पिलुरा से मिलकर बनी होती हैं। एक पेरिटियल पिलुरा होता है और एक हमारे पास विज़रल पिलुरा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिटियल पिलुरा और विज़रल पिलुरा, इन दोनों से मिलकर जो है वो हमारे पास पिलुरल मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है, पिलुरल मेम्ब्रेन बनती है और यही जो होती है हमारे लंग्स की कवरिंग होती है, रैप्ड होता है ताकि इनको कोई नुकसान वगैरह ना हो। ठीक है, अब द स्पेस बिटवीन द पिलुरल मेम्ब्रेन इन फिल्ड विद अ फ्लूइड लाइक एक्ट विद अ लुब्रिकेंट। अब ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन्स हैं, लेकिन क्या है कि ये दोनों जो है वो पिलुरा मिलके एक मेम्ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये दोनों तो मिलके ये पिलुरा बना रही है ना, तो इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड होगा ना, लंग्स का ये रैप्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड होगा उस फ्लूइड को हम कहते हैं पिलुरल फ्लूइड। ठीक है, तो वो फ्लूइड क्या करता है, वो लुब्रिकेंट मीन्स के वो फ्रिक्शन को रोकता है। अब लुब्रिकेंट की तरह एक्ट क्यों करता है, ताकि वो ब्रीथिंग जो है वो ईजीली हो सके, इसलिए ये फ्लूइड जो है वो लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है ताकि फ्रिक्शन को वो रिड्यूस करता है। दिस मेक्स द ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर, यहाँ लिखा हुआ है कि वो ईजियर हो सके इन मूवमेंट। लंग्स आर इनक्लोज्ड इन बोनी केज मेड अप ऑफ फ्लैट स्टर्नम इन फ्रंट। बोनी केज हम रिब केज को कहते हैं, क्या बोनी केज हम रिब केज को कहते हैं। लंग्स आर इनक्लोज्ड मीन्स के एक शेप होती है हमारे पास रिब केज की, जो कि बैकवर्ड इस तरह से जाती है, तो वो जो होती है फ्लैट होती है। इन द बीच में जो है वो स्टर्नम होता है, उसके बाद फिर वो जो है वो रिब्स स्टार्ट होती है। मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से ये जो होता है हमारे पास स्टर्नम, उसके बाद यहाँ से ये जो चीज़ है हमारे पास ये, देन फिर इस तरह से ये पूरा बैक की तरफ ये रिब केज जाती है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा स्टर्नम है, जो कि हमने कहा कि ये जो है वो फ्लैट होता है, ये फ्रंट में पाया जाता है। ब्रेस्ट बोन जिसे हम कहते हैं, ये सेंटर में पाया जाता है और क्या होता है, ये फ्लैट होता है। ये जो है वो स्टर्नम जो है वो हमारे रिबकेज का पार्ट होता है। ठीक है, तीन मेन चीज़ें होती हैं हमारे रिबकेज के अंदर। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, स्टर्नम। सेकंड हमारे पास क्या होता है, रिब्स खुद। ठीक है, तो रिब्स क्या होती हैं, ये फ्रंट टू बैक जाती हैं। ठीक है, 12 पेयर्स होते हैं इनके, ये हम अभी पढ़ेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे ये जो एक साइड पे 12 पेयर्स होते हैं, यहाँ पे भी 12 पेयर्स। तो अगर हम 12 करें तो वो ये क्या होता है, ये इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 24 होते हैं। इंडिविजुअल हमारे पास 24 होते हैं। और लास्ट वन हमारे पास थर्ड कौन सी चीज़ आती है हमारे पास, वर्टिब्रल कॉलम। मेन चीज़ें जो होती हैं बोनी केज की, वो मैं आपको बता रही, 3 होती हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम में ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसको हम बैकबोन का नाम भी देते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं। अब इसमें जो है वो बोन्स कितनी होती हैं, इस तरह से अगर हमने बात की कि रिब्स के अंदर जो है वो फ्रंट टू बैक जाता है, तो वो 12 पेयर्स होते हैं इंडिविजुअल। अगर हम बात करें तो 24 होते हैं इस तरह से। ये इस तरह से अगर हम का बात करें तो पूरा ये बैक की तरफ इस तरह से जाता है। देन फिर सेकंड की बात करें तो वो इस तरह से बैक जाता है। ठीक है, तो ये स्टर्नम है फर्स्ट। यहाँ बैक पे हमारे ये जो है वो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है और यहाँ पे ये हमारे पास रिब्स होती हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम्स में जो बोन्स होती हैं वो हमारे पास 33 बोन्स होती हैं। अगर हम बात करें इन अडल्ट तो वो हमारे पास कितनी होती हैं, 33। वर्टिब्रल कॉलम्स में जो बोन्स की बात करें हम, ठीक है, तो वो हमारे पास कितनी होती हैं, 33 इन अडल्ट। ठीक है, तो ये 3 मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि रिब्स के अंदर ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, स्टर्नम, रिब्स जो कि 12 पेयर्स होते हैं और इंडिविजुअल बात करें तो 24 होते हैं, और थर्ड हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम होता है। नाउ हमारे पास
है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फ्रॉम द फ्रंट टू बैक इन अ वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट। मैंने ये बताया अभी आपको। रिब्स आर अटैच्ड विद द इंटरकोस्टल मसल। हम यहाँ कह रहे हैं कि इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल वही रिब्स के ये हमारे पास रिब्स हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान में एक स्पेस होता है जहाँ पे इंटरकोस्टल मसल पाया जाता है, ठीक है। उनके साथ इंटरकोस्टल मसल होता है, उनके साथ जो है वो अटैच होती हैं। इन द लोअर पार्ट ऑफ थोरिक्स, अब अगर बात करें थोरिक्स के लोअर पार्ट की, लाइज अ शीट ऑफ मसल, एक शीट होती है मसल की शीट होती है जिसको हमने डायफ्राम का नाम दिया। वो क्या करती है, वो सेपरेट करती है एब्डोमिनल कैविटी को थोरिक्स कैविटी से, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम है हमारे पास, यहाँ पे ये हमारा स्टर्नम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ से ये लंग्स है। मैं आपको ऊपर से अपीयरेंस बता रही हूँ कि ऊपर से जो है वो हमारे पास रिब्स होंगे। ये जो लाइन है ये शो करती है कि यहाँ पे हार्ट है, ठीक है। तो यहाँ ये रिब्स पूरे यहाँ ये वाले जो साइड है वो पूरी बैक की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेस है ना यहाँ पे, ठीक है, ये होता है हमारे पास इंटरकोस्टल मसल, जो कि कहाँ मौजूद होता है, इट लाइज बिटवीन द रिब्स। इंटरकोस्टल मसल जो है वो हमारे रिब्स के दरमियान में पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। और हार्ट ये रही हमारे पास और लंग्स ये है, ठीक है। तो जब कह रहे हैं कि डायफ्राम हमारे पास ये है जो नीचे साइड पे है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायफ्राम है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ डायफ्राम की, तो डायफ्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। डायफ्राम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अगर डायफ्राम अगर पैरालाइज हो जाता है तो ह्यूमन की डेथ हो सकती है, ठीक है। इतना ये इंपॉर्टेंट होता है कौन, डायफ्राम जो है वो इस तरह से रखा होता है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो हमारे लंग्स रखे होते हैं, ठीक है। तो मीन्स कि ये जो है वो शीट मसल की है, लेकिन जो है उसको प्रोटेक्ट कर रही है लंग्स को। अगर ये नहीं होंगे तो लंग्स कहाँ होंगे, कहीं पर भी नहीं। तो ये जो है डायफ्राम जो है वो शीट रखी होती है, इसके ऊपर जो है वो हमारे पास लंग्स रखे होते हैं। उसके बाद जो है वो इनक्लोज होती है किसमें, रिब्स में। मतलब कि एक तो पिलर मेम्ब्रेन भी इनको प्रोटेक्ट कर रही है और ऊपर से रिब्स भी इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डायफ्राम का फंक्शन आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं ईच लंग इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ अल्विला। आपको कहीं पर 480 भी मिलेगा, 7 मिलियंस भी मिलेंगे, तो वो एग्जैक्ट हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे लिखा है मिलियंस। तो मीन्स कि इतनी तादाद में जो है वो हमारे लंग्स के अंदर अल्विलाए पाए जाते हैं। यहाँ पे अल्विलाए मैंने भी आपको बताया, ये जो है हमारे पास प्लूरल है, ठीक है। और अल्विलस जो होता है हमारे पास, अल्विलस ये जो होता है हमारे पास सिंगुलर होता है, ठीक है। ये हमारे पास टॉपिक था लंग्स का, ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ पे इसका प्रोसेस बता देती हूँ इस बॉडी के हवाले से। सबसे पहले हमारे पास नोज़ होती है, ठीक है। उसका फर्स्ट पार्ट होता है हमारे पास नोस्ट्रल, ठीक है। नोस्ट्रल के बाद हमारे पास आते हैं नज़ल कैविटी के बाद ओरल कैविटी, फिर फेरिंग्स आते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एयर को एंटर करते हैं, फिर नज़ल कैविटी से फिर एंटर जाते हैं वो ट्रेकिया में। ट्रेकिया का फर्स्ट पार्ट जो होता है लैरिंग्स होता है। अब लैरिंग्स क्या होते हैं, इसको हम दूसरा नाम देते हैं साउंड बॉक्स का। इसका नाम देते हैं साउंड बॉक्स का। इसके अंदर जो है वो वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमारे साउंड प्रोड्यूस होती है, तभी तो हमने इसका नाम दिया साउंड बॉक्स का। ये जो होता है वो ट्रेकिया की हमारे अपर पार्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पे दिखाई गई ये ट्रेकिया है हमारा, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो है वो ओपनिंग जो होती है उसको हम ग्लोटिस कहते हैं, और जो इसका लिट लाइक कवर्ड होता है ना उसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ये हमारा ट्रेकिया है। उसके बाद लेफ़्ट लंग है, एंड देन राइट लंग, टंग होगी यहाँ पे, एंड देन बीच में हार्ट, ब्रोंक्यूल्स, एंड देन फिर अल्विलाए हैं, और उसके बाद डायफ्राम, ठीक है। अब है हमारे पास ईच अल्विलस हमारे पास सिंगुलर, ईच अल्विलस में हर एक अल्विला एज ए रेस्पिरेटरी सरफेस। इट इज़ अ पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ओनली 1 लेयर ऑफ सेल। अल्विला जो होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से अगर हम बात करें एक्सप्लेन करने के लिए तो इस तरह से ये जो है
वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा सा होता है, माइक्रोस्कोप में नज़र आता है तो इसलिए माइक्रोस्कोपिक है। और ये एक सेल की एक ही लेयर से मिलकर बना होता है। इट इज़ इनक्लोज्ड डेंस कैपिलरी नेटवर्क। कैपिलरी नेटवर्क मीन्स कि ब्लड वेजल्स। मैंने अभी आपको बताया कि जो ये हमारे पास हैं अल्विलाई, तो ये जो है वो यहाँ पे हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होंगी इस तरह से। तो मीन्स कि वो डायरेक्टली जो है वो ऑक्सीजन अगर यहाँ से गैस एक्सचेंज हो रही है तो वो डायरेक्टली हमारे पास इस तरह से ब्लड में चली जाए। सही है। द एयर एंड ईच एल्विलस, हर एक एल्विला में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। एयर होता है हमारे पास और ब्लड होती है, उनके दरमियान में गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है। ये ब्लड है, एयर के बीच में गैसेस को एक्सचेंज किया जा रहा है, सिंपल। उसके बाद क्या है, द एयर पैसेज वेज कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रल, ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स एंड देन ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने 4 स्टेप्स लिखे हैं कि वो एयर पैसेज के जो है वो वेज होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो है वो मैंने अभी बताया कि बहुत सारे होते हैं स्टेप्स हमारे पास गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। अब यहाँ पे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये पूरा हमारे पास 4 टॉप जो है वो हमारे पास स्टेप्स दिए गए हैं। एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर इनटू द नेजल सैक, नेजल सैक या फिर नेजल कैविटी कह सकते हैं। एयर जो होती है वो हमारे आउटसाइड इन्वायरमेंट से जो है वो नोस्ट्रल से नेजल सैक से जो है वो इंटर होती है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से वो नेजल सैक के अंदर से इंटर होती है बट देन ट्रेकिया में जाती है। The entire passage through which air passes is lined by mucus secreting ciliated cells. Ciliated cells होते हैं वो हमारे epithelial टिश्यूज़ या सेल से मिलके बने होते हैं। तो वो सिलिएटेड सेल्स होते हैं वो म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो एयर है वो सही तरह से जो है वो पास हो सके ट्रेकिया के अंदर। The internal surface has a rich blood capillaries which turns the incoming air slightly hot. अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि बाहर से ठंडी हवा आती है, कभी हम कहते हैं कि हमें जो है वो पता नहीं क्या अजीब सी हालत हो रही है, तो वो ठंडी एयर की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। वो ठंडी एयर क्या होती है कि वो जब हमारे इनहेल करते हैं, सर्दी में ज़्यादातर ऐसा होता है कि ठंडी हवा हमारे अंदर जाती है। देन फिर ब्लड कैपिलरीज जो कि बहुत गर्म होती हैं, इतनी गर्म नहीं बट टेम्परेचर उनका थोड़ा सा जो है वो बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है। तो जैसे ही एयर इंटर होती है तो ब्लड कैपिलरीज ब्लड जो है वो उसको अंदर आने समेत ही जो है वो उसको गर्म कर देता है ताकि वो बॉडी के टेम्परेचर तक जो है वो सेम मेंटेन हो जाए, सेम रहे, ताकि कोई अंदर जाके प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। द हेयर्स इन द नेजल सैक, कुछ लोगों के नाक में, नोज में, नेजल सैक में हेयर्स होते हैं, सीलिया जिसको कहते हैं, सीलिएटेड या सीलिया हम कहते हैं हेयर्स लाइक प्रोजेक्शंस को, जो कि एपिथेलियल लाइनिंग एंड म्यूकस कीप द ईयर। मीन्स कि वो हेयर्स जो होते हैं वो हमारे नाक के अंदर मौजूद होते हैं ताकि वो क्या कर सकें, वो एयर को इंटर कर सकें। ठीक है, एयर जिस तरह से अंदर आएगी तो वो हेयर्स क्या करेंगे, साफ एयर को डिफ्यूज़ करेंगे, वो अंदर ले जाएंगे एंड देन जो डस्ट और जम्स पार्टिकल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, वो उनको बाहर ही निकाल देगा, वो हेयर्स में लग जाएंगे और देन साफ एयर जो है वो अंदर चल जाएगी। म्यूकस कीप द एयर क्लीन एंड ट्रैपिंग एंड रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स, ये बताया कि डस्ट पार्टिकल्स को जो है वो रिमूव कर देता है और सही चीज़ को वो जो है वो ट्रैप करता है। दिस इंश्योर क्लीन एयर इज़ अप्रोच टू रेस्पिरेटरी सरफेस, तो यही चीज़ है हमारे पास कि क्लीन एयर जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस तक चली जाएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है, ट्रेकिया जो होता है हमारे पास विंड पाइप को कहते हैं। ट्रेकिया जो है हम विंड पाइप को कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ट्रेकिया हम जो है वो, मेरी राइटिंग भी इग्नोर ना कीजिएगा, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा विंड पाइप कहते हैं हवा की नाली को। द इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेसल सैक ओपन इनटू लॉन्ग ट्यूब, एक लॉन्ग ट्यूब होती है इस तरह से, वहाँ एक ओपनिंग होती है। ठीक है, तो उसको हम ट्रेकिया कहते हैं, लॉन्ग ट्यूब। नेजल सैक के बाद जो ओपनिंग होती है लॉन्ग ट्यूब के अंदर, उसको हम ट्रेकिया का नाम देते हैं, विंड पाइप जिसे कहते हैं। इट इज़ अ बिगनिंग, इन इट्स बिगनिंग, शुरुआत में ही देयर इज़ अ बॉक्स लाइक लैरिंग्स। मैंने आपको बताया कि एक लैरिंग्स होती हैं जिसको हमने साउंड बॉक्स का नाम दिया है, उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं जो कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। अब लैरिंग्स की ओपनिंग को हम ग्लोटिस कहते हैं और इसके ऊपर जो कवर लाइक होता है उसको एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये जो चीज़ है हमारे पास, ये ट्रेकिया हमारे पास, ठीक है, ये जो है वो ये चीज़, ये लैरिंग्स है
अब इसकी यहाँ पे जो ओपनिंग है उसको हम ग्लोटिस कहते हैं, लेकिन जो लिड लाइक लगी होती है इस तरह से उसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। मीन्स कि कोई चीज़ है हमारे पास, लैरिंग्स है हमारे पास, ठीक है, तो उसके ऊपर जो कवर होता है ना, कवर, ये कवर है हमारे पास, उस कवर को हम कहते हैं, जैसे कि बोतल का ढक्कन है, ठीक है, कैप है उसकी, उस कैप को हमने नाम दिया है एपिग्लोटिस का। फॉर एग्जांपल एपिग्लोटिस का नाम दिया है, उसको हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, उसको टर्न करके हम उसको ओपन कर रहे हैं, तो उस ओपनिंग को हमने ग्लोटिस का नाम दिया। ऐसा समझ लीजिए कि लैरिंग्स से लैरिंग्स की जो कवरिंग है उसको हमने एपिग्लोटिस का नाम दिया है, और जो ओपनिंग हो रही है वो एपिग्लोटिस की ओपनिंग हो रही है ना, उसको हमने ग्लोटिस का नाम दिया। समझ आ गए। अब ड्यूरिंग स्वॉलिंग, जब हम खाना खा रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, तो जस्ट अ सेकंड से हमारी सांस रुकती है। और क्यों? क्योंकि वो एपिग्लोटिस जो है वो कवर हो जाता है। जस्ट अ सेकंड जो कहते हैं कि फूड को जो है वो लैरिंग्स के अंदर नहीं जाना, क्योंकि वो जो है वो फूड पाइप के अंदर जाएगा, विंड पाइप के अंदर नहीं जाएगा। The epiglottis closes and the glottis to prevent any food to enter into the trachea, ठीक है, वो ट्रेकिया में जाने से वो ग्लोटिस रोकता है, एपिग्लोटिस, क्योंकि वो क्लोज हो जाता है। ट्रेकिया सी शेप कार्टिलेजियस रिंग विच प्रिवेंट इट फ्रॉम दी कोलेप्सिंग। ट्रेकिया जो होता है वो सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं इस तरह से, ये है, तो इस तरह से, ये मैंने थोड़ा शेप गलत कर दी, इस तरह से वो रिंग्स, जिस तरह से गोल गोल रिंग्स होती है ना, तो उस तरह से वो सी शेप्ड बनी होती हैं। वो क्या करती हैं? कोलैप्सिंग, सिकुड़ने से, क्या सिकुड़ने से बचाती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ब्रोंक्यूल्स की जो है वो डायग्राम बनी हुई है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये छोटा सा ये गोल है ना, इसको हमने क्या नाम दिया? सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स, क्योंकि वो ब्रोंक्यूल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, टर्मिनल को छोड़ दें अभी, लेकिन ब्रोंक्यूल्स में पाए जाते हैं सी शेप्ड कार्टिलेजियस, तो इनको हमने नाम दिया है सी शेप्ड कार्टिलेजियस। ये क्या करती है? जब वो कोई भी गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, तो वो वॉल जो है वो इस तरफ आती है, क्योंकि वो गैस बाहर निकल रही होती है, या फिर एंटर हो रही होती है, ज़्यादातर बाहर निकल रही होती है, तो वो सिकुड़ते हैं, तो वो सिकुड़ने से या फिर कोलैप्सिंग होने से बचाते हैं। कौन कोलैप्सिंग होने से बचाते हैं? कौन बचाते हैं? सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स होते हैं ब्रोंक्यूल्स में भी, और हमारे पास ट्रेकिया में भी। अब बात करते हैं ब्रोंकाई की। ब्रोंकाई ट्रेकिया ट्रेकिया इन द सेंटर ऑफ द थोरैक्स bifurcates into two smaller ducts of और अब ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो होता है वो ट्रेकिया के बाद जो है सेंटर से ही वो क्लोज ओपन होता है। ये ट्रेकिया है हमारे पास, तो फिर इस तरह से इसकी जो है वो, ये जो है हमारे पास, ये दो हमारे पास ब्रोंकाई कह रहे हैं कि ट्रेकिया के बाद वो दो ब्रोंकाई डक्ट्स पे आ जाते हैं, जिसको हमने ब्रोंकाई का नाम दिया है, ठीक है। अब ईच ब्रोंकस डू हैव सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स, ब्रोंकस ऑफ ईच साइड इंटर्स इनटू द रिस्पेक्टिव लंग्स। अब ये जो दो साइड्स है ना, इनको ब्रोंकाई कहते हैं। अब ये जो साइड है वो एक लंग में जाएगा, और ये जो दूसरा ब्रोंकाई है वो दूसरे लंग में जाएगा। दूसरे लंग में जाके वो बहुत सारे डक्स बनाएगा, जिसको हमने नाम दिया है ब्रोंक्यूल्स का, जो कि ये है हमारे पास, ब्रोंक्यूल्स का नाम दिया है। देन ब्रोंक्यूल्स और भी डिवाइड होंगे, उनको जो है वो अल्विलाई कहते हैं, ठीक है। एज सोन एज इट एंटर इनटू द लंग्स, जैसे वो लंग्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं, इट ब्रेक्स अप इनटू मेनी स्मॉल डक्ट्स, जिसको हमने ब्रोंक्यूल्स का नाम दिया है। तो यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स हैं, तो हर ब्रोंक्यूल जो है वो एक छोटी सी ट्यूब्स में, पतली सी ट्यूब्स में ओपन होती है, जिसको हमने एयर सैक का नाम दिया है, और अल्विलाई जिसे हम कहते हैं। और अल्विलाई का हमने फंक्शन पढ़ दिया है, गैस एक्सचेंज, और आगे डीप में भी है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। सो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमारा एक टॉपिक का एंड है, मतलब गैस एक्सचेंज इन एनिमल्स और ह्यूमंस एंड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।